Hello everyone, welcome to my channel Disciples Learning and we are going to start with the mouth और buccal cavity। इससे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें आज स्टार्ट करना है माउथ के बारे में। तो ये थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाया, फुल डायग्राम नहीं बनाया है, इसी से समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने ये हाफ डायग्राम बनाया। अपर वाले टीथ का बनाया, लोअर नहीं बनाए और इसकी हाफ साइड नहीं बनाई अभी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टीथ हैं ये ओके, हम बाद में इनको देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बकल कैविटी में माउथ में होता क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होती है और क्या सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सब क्या है माउथ में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी टीथ क्या करते हैं, चुइंग का काम करते हैं, टंग मिक्सिंग का काम करते हैं फूड को। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक एंजाइम होता है प्रेजेंट, एन एंजाइम इन इट। सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन। ठीक है, पी साइलेंट होता है तो इसको हम बोलेंगे टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम होता है। कई बार ना वैसे इतना नहीं पूछा जाता, अब एग्जाम में नॉर्मली आपको पूछा जाएगा तो आप आंसर लिख दोगे, उसमें टाइलिन लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कई बार क्या होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कोई भी, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्या लाइक व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर तो आप उसमें लिखेंगे सिक्रीशन ऑफ दिस 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 एंड दिस, तो उसमें हो सकता है टाइलिन नाम हो, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कुछ भी टिक करके आ जाएंगे, तो हो सकता है आपका आंसर सही भी हो गलत भी हो। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि सलाइवरी अमाइलेज को ही हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। तो अब टीथ का फंक्शन क्या हो गया, च्युइंग का हो गया, टंग का मिक्सिंग का हो गया, और टेस्ट टंग से क्या करते हैं, फूड मिक्स होता है, फूड मिक्स होता है, और क्या करते हैं च्युइंग का काम होता है ना, और क्या होता है टेस्ट कर सकते हैं हम, इस पर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं। टंग पर क्या होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं इस पर, ताकि हम खाने को टेस्ट कर सकें। तभी तो हमें पता चलता है कि कोई जो फूड है वो सॉल्टी है या शुगर है उसमें, या फिर वो सॉर है, कैसा है, तो वो हमें टंग से पता चलता है। टीथ का क्या काम है, चुइंग, सॉरी इसमें लिख दिया मैंने, ये इसमें टेस्ट था। टीथ का काम होता है चुइंग, च्यू करना खाने को, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मतलब ये क्या होगा, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। तो हम क्योंकि पूरा पीस अगर ले रहे हैं तो उसको वो डिवीजन का काम कर रहा है। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, जो क्या होता है कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स शुगर को वो किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तो हो गया इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो उसका क्या क्या फंक्शन होता है। एक ये इसका छोटा सा डायग्राम है, मैंने पूरा नहीं बनाया क्योंकि हमें सिर्फ टीथ के बारे में समझना है, तो हम इस तरीके से बना लिया। जो हमारे फ्रंट के 2 टीथ हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, इंसीजर्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं, इंसीजर्स। उसके साइड में थोड़ा सा नुकीला होता है, ह्यूमंस में इतना नुकीला नहीं होता क्योंकि हम लोगों को तो शिकार नहीं करना, बट जो जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें कैनाइन थोड़ा सा नुकीला होता है, तो वो होता है कैनाइन। फिर 2 आगे की नेक्स्ट 2 टीथ होते हैं प्रीमोलर्स, एंड नेक्स्ट 3 इज मोलर्स। तो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3। तो ऊपर भी ऐसे ही रहता है 2 1 2 3, और नीचे के टीथ भी ऐसे रहते हैं 2 1 2 3। तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5 5 एंड 3 8 8 8, कितने हो गए 8 एंड 8 16। ये हो गया हाफ साइड के ऊपर नीचे के। एंड सेम ऐसे ही
हाफ मान लो ये राइट साइड के हैं तो हाफ ऐसे ही राइट साइड लेफ्ट साइड में भी होंगे, तो वो भी कितना 16 और 16 32, क्योंकि एडल्ट में हम बच्चों की बात नहीं कर रहे, बच्चों के पूरे टीथ नहीं आते हैं, एज के अकॉर्डिंग ग्रो होते रहते हैं, टीथ आते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब एडल्ट हो जाते हैं पूरे, हम 25 26 ईयर्स के हो जाते हैं, मतलब 22 23 25 डिफरेंट डिफरेंट एज होती है, किसी के कभी कंप्लीट हो जाते हैं, किसी के कभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब एडल्ट हो जाते हैं तब हमारे टीथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं 32। तो फॉर्मूला इज 2 1 2 3 2 1 2 3, क्योंकि ऊपर के भी 2 1 2 3, नीचे भी 2 1 2 3, नीचे भी इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इसी तरीके से फॉलो होता है। तो कितना हो गया 2 1 2 3 इज 8 एंड 8, 8 प्लस 8 16, हाफ साइड हो गई, ऊपर नीचे के हाफ साइड, ऊपर नीचे के 16, 16 प्लस 16 इज 32। तो ये हो गया माउथ और बकल कैविटी को हमने कवर कर लिया। अब हमने इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स की बात की है, तो इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं। वैसे तो मैंने इसमें बता ही दिया है कि सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, बस एक थोड़ा सा छोटा सा ना एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एक फ्लो चार्ट टाइप, उससे इजीली थोड़ा और इजी समझ में आएगा कि सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है वो एंजाइम का नाम, और उसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जैसे कि माउथ, हमने खाना जब सलाइवरी अमाइलेज आया तो हम माउथ से क्या कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड हो रहा है, फूड को इनटेक कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। माउथ के बाद वो किसने, टीथ उसको क्या करेगा, कट करने का, चू करने का काम करेगा। टीथ ने क्या किया, उसको च्यूइंग का काम किया या ग्राइंडिंग का काम किया। च्यूइंग ऑफ फूड, या आप लिख सकते हो ग्राइंडिंग ऑफ फूड, उसको पीसेस में कट कर रहा है। टंग का क्या काम होता है, उसके बाद टीथ के बाद टंग का भी काम आएगा। टंग और टीथ तो साथ में काम कर रहे हैं ना, कट भी कर रहे हैं, और जो टंग होती है वो साथ साथ मिक्स भी कर रही है। तो टंग का क्या काम है, रोलिंग ऑफ फूड और टेस्टिंग ऑफ फूड, रोलिंग या मिक्सिंग लिख सकते हैं, एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट टंग के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं वो भी आपने पढ़ लिया है वैसे तो, इसमें हम लिख लेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, स्वेलो करने का भी काम कर रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा है और स्वेलो करने का भी काम कर रहा है, स्वेलोइंग ऑफ फूड एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, swallowing of food and secretion of saliva and mucus. म्यूकस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं जैसे कि स्टार्च होता है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा। स्टार्च, मान लो खाना हमने जो फूड लिया उसमें स्टार्च है, तो उस पर कौन वर्क करेगा, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। अब ये काम कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। माल्टोज भी एक शुगर ही होता है, वो उसमें सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो माल्टोज एक सिंपल शुगर का नेम है, तो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बकल कैविटी का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस सिर्फ किस में हेल्प कर रहा है, हमारे खाने को स्टमक तक ले जाने के लिए। जैसे कि मान लो आप घर से स्कूल जा रहे हो, अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो जिन गलियों से निकल के या जिन रास्तों से आप जा रहे हो, जो आप वे चूज़ कर रहे हो जाने के लिए, तो वहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, बेसिकली बस आप वहाँ से निकल के जा रहे हो। तो फूड पाइप भी सिर्फ किस में हेल्प कर रहा है, फूड पाइप सिर्फ हेल्प कर रहा है कि आपके माउथ से खाना आपके स्टमक तक जा सके। तो फूड पाइप की जो एवरेज लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर्स इन एन अडल्ट, नॉट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में वो स्मॉल होता है क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे छोटे हैं तो छोटा होगा, बड़े होते जा रहे हैं तो फूड पाइप का साइज़ भी इंक्रीज हो जाएगा। एक एवरेज लिया गया है 25 सेंटीमीटर। कुछ लोगों की हाइट कम होती है और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा भी होती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। एवरेज इज 25 सेंटीमीटर।
तो ईसोफेगस का काम क्या है, खाने को कहाँ तक लेके जाना, हमारे स्टमक तक लेकर जाना। ईसोफेगस बोलो या फिर फूड पाइप, फूड पाइप का ही नाम होता है ईसोफेगस, दोनों याद होने चाहिए, कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, लेंथ मैंने बता दी। फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम माउथ टू स्टमक। बट वो अब एक मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट से वो उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, स्टमक तक ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टलेटिक, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होता है, इस मूवमेंट में रिदम कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है, फूड स्टमक तक जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप से होते हैं, ये देखो, जैसे ये फूड पाइप है, कोई भी पाइप है, तो जब मान लो आप नॉर्मल एक पाइप से समझो कि एक पाइप है, इस तरीके से एक पाइप है ऐसे लंबा, और आप उसमें से आपने इधर से एक बॉल डाली, ठीक है, तो वो बॉल जब डालोगे, मान लो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, तो वो मूवमेंट उसमें कैसा होगा, जब आपने थोड़ी सी बड़ी बॉल उसमें फंसा के और आप उसको मूव करा रहे हो ऐसे पुश करके आगे आगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ पे बॉल है, पाइप वहाँ से मोटा हो जाएगा, फिर जब आपने उसको आगे पुश किया तो वो पाइप वहाँ से नॉर्मल हो जाएगा और आगे से मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट चाहिए। किस तरीके से मूवमेंट जाएगी, मान लो यहाँ पर बॉल है तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से शेप आ जाएगी इसकी। फिर ये नीचे स्ट्रेट है, बट जब ये नीचे गया तो यहाँ से स्ट्रेट हो गया और यहाँ से इसकी मूवमेंट ऐसे आ गई। तो क्या होगा, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। इट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फूड पाइप व्हेन फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो ये तो था ईसोफेगस और माउथ या बकल कैविटी का के बारे में। ईसोफेगस के बारे में इतना कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें ईसोफेगस में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो खाने को, हमारे फूड को इजीली स्टमक तक ले जाने का काम करता है। उसके अलावा इसमें इतना कोई डिटेलिंग में हमें नहीं पढ़ना है, ये इतना ही है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टमक के बारे में। नाउ स्टार्ट विद द स्टमक। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक इज बैग लाइक ऑर्गन और स्ट्रक्चर, बैग लाइक ऑर्गन होता है, ये स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसका शेप कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से ही जुड़ा हुआ आता है इस तरीके से, तो ये जे शेप का होता है, थोड़ा सा जे शेप आ रहा है, तो ये कैसा होता है, जे शेप का होता है, ठीक है। इसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, इसका मीडियम होता है एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम। हाईली मस्कुलर होता है, जो स्टमक होता है वो हाईली मस्कुलर होता है, इसमें मसल्स ज़्यादा है ताकि फूड को भी ग्राइंडिंग का, चर्निंग का काम कर सके, उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ सके, ब्रेक कर सके। इसमें क्या होता है, इसका मीडियम एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम होने की वजह से क्या होता है, एसिडिक मीडियम है इसीलिए उसमें जो जर्म्स होते हैं, लाइक फूड के साथ में हम मान लो कोई जर्म्स चले गए तो उनको किल करने का काम करता है, किल जर्म्स। कौन किल करता है, बेसिकली वो एसिडिक मीडियम किसके वजह से है, HCl के वजह से। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो इसका मीडियम होता है एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम की वजह से ही जो जर्म्स हैं वो स्टमक में किल हो जाते हैं। इसके बाद स्टमक और क्या काम करता है, ये काम करता है कुछ सिक्रीट भी कर, सिक्रीशन का भी काम करता है, जैसे कि HCl इसमें सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीशन का काम करता है। क्या क्या सिक्रीट कर रहा है ये, क्या क्या सिक्रीट करता है, HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सिक्रीट कर ही रहा है, इसके साथ साथ पेप्सिन, पेप्सिन एंड और क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक नहीं, पेप्सिन ही गैस्ट्रिक जूस होता है, म्यूकस करता है, ठीक है, म्यूकस भी सिक्रीट कर रहा है। अब
देखो आप बोल सकते हो कि HCl, आपने कभी सुना होगा कि HCl इतना हार्ड होता है कि वो हमारे हैंड्स को जला सकता है, हमारे कपड़ों को जला सकता है। तो ये स्टमक में HCl है, तो क्या हमारे स्टमक को नुकसान नहीं हो रहा है? कभी सुना होगा ना कि एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी क्यों फील होती है? कई बार क्या होता है कि वो एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहा है और हमने खाना नहीं खाया तो एसिडिटी हो जाती है, या फिर हमने खाना ज़्यादा खा लिया तो ज़्यादा रिलीज हो रहा है अब HCl, क्योंकि उसको क्या करना है, जर्म्स भी किल करने हैं, खाना भी फूड को भी डाइजेस्ट करना है, तो वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो कई बार उससे भी एसिडिटी हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा है, स्टमक म्यूकस भी रिलीज कर रहा है। म्यूकस उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द HCl। जैसे देखो यहाँ पे ये स्टमक है, स्टमक में HCl है, यहाँ पे ये HCl है, ठीक है। अब इस HCl को ये लाइनिंग प्रोटेक्ट होनी चाहिए, वरना हमारा स्टमक क्या होगा, जल जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ इसमें म्यूकस भी रिलीज कर रहा है, तो अगर इसकी लाइनिंग के आसपास म्यूकस है ना यहाँ पर ये, तो क्या होगा, स्टमक की लाइनिंग को कोई नुकसान नहीं होगा HCl से, वो उसको बैलेंस करके रखता है। तो ये जो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, तीनों क्या हैं, गैस्ट्रिक जूसेस है। इनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। तीन हो गए, कौन कौन से, HCl, पेप्सिन एंड ये म्यूकस। अब इन तीनों का काम क्या है, HCl का क्या काम है, मीडियम को एसिडिक रखना, तो मेक मीडियम एसिडिक, ये स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर रहा है, उसके एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, जो भी हमारे खाने में प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। म्यूकस का क्या काम है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, तो इसका काम हो गया प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की इनर लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द HCl। अब जो फूड है, हमारा फूड स्टमक में आया, स्टमक में उसका जितना डाइजेशन होना था हो गया, पूरा टाइम तो खाना हमारे स्टमक में नहीं रहेगा हमारा फूड, तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि कुछ 1.5 आवर या 2.3 आवर्स तक हमारा फूड जो होता है वो स्टमक में रहता है, उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जब जाता है तो ऐसा कौन सी मसल होती है जिसके थ्रू वो नीचे जा रहा है और वापस स्टमक में एंटर नहीं करता, तो वो लाइनिंग का नाम होता है स्फिंक्टर, वो मसल है बेसिकली, ये स्फिंक्टर मसल है। ये किसमें हेल्प करती है, टू रेगुलेट टू मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मूवमेंट भी नहीं, बेसिकली उसको वो उसके थ्रू जा रहा है, वो एक मसल होती है, यहाँ पर एक मसल है, जैसे कि इस तरीके से एक मसल होगी, तो इसमें से जा रहा है, फिर वो वापस नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से है ना मसल, तो अगर वो मसल इस तरीके से होगी, ऐसे होगी, तो क्या होगा, वो यहाँ से तो इजीली खाना नीचे चला जाएगा, बट वो वापस ऊपर आने में थोड़ा मुश्किल होगी, तो वो नहीं आता है। तो इस तरीके से एक मसल होती है, उसमें उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, तो उसके थ्रू वो खाना कहाँ पर जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब क्या करना है, ये हो गया आज हमने अभी तक बकल कैविटी, इसोफेगस एंड स्टमक को हमने कवर किया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ना एक इंटरेस्टिंग बात है क्या, कि ये ना लॉन्ग होती है, बहुत लॉन्ग है, हाईली कॉइल्ड होती है, क्योंकि हमारे स्टमक में इस तरीके से होके हाईली कॉइल्ड हमारे स्टमक में रहती है, ठीक है, इतना हाईली कॉइल्ड होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ उलझा हुआ पड़ा है, जैसे रस्सी नहीं होती, रस्सी उलझी हुई पड़ी रहती है, तो उस तरीके से ये कुछ दिखती है, और इतनी लॉन्ग होती है, बट फिर भी, और लार्ज इंटेस्टाइन से इसका जो लेंथ होती है वो कम होती है, शॉर्ट होती है, फिर भी हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका ल्यूमेन वाला पार्ट है, ल्यूमेन ये होता है जो बीच वाला पार्ट है, जहाँ पे खाली पार्ट होता है, जहाँ पे फूड आता है, ल्यूमेन, वो इसका स्मॉल है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये एरिया ज़्यादा होता है, इसका कम होता है।
तो ये हाईली कॉइल्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग होती है काफ़ी, हाईली कॉइल्ड रहती है हमारे स्टमक में, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है, जो खाना हमारा स्टमक से आ रहा है वो इसमें एसिडिक नेचर में आ रहा है। तो फूड फ्रॉम स्टमक क्या होता है, इज हाईली एसिडिक, क्योंकि वो एसिडिक नेचर से आ रहा है, तो उसको एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है। हाईली एसिडिक स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्ट्स इट इनटू alkaline nature so that pancreatic juices can work। पेनक्रियाटिक जूसेस के लिए ताकि वो काम कर सके उसको एल्कलाइन नेचर चाहिए होता है, क्योंकि स्टमक में तो क्या था, एसिडिक नेचर चाहिए, ठीक है। तो बट जब एसिडिक नेचर चाहिए, पेप्सिन तभी एक्टिव होता है। पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस को चाहिए एल्कलाइन नेचर, तो उसका काम कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करती है, सो दैट पेनक्रियाटिक जूसेस उस पर वर्क कर सके, उसको क्या कर सके, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड वो कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें और उसका डाइजेशन हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है यहाँ पर, क्योंकि देखो हम ये तो सुनते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है इतना पतला पतला सा रहता है, तो उसमें कैसे डाइजेशन हो रहा है। तो इसमें एक और खास बात होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब देखो अगर मैंने इतना पार्ट लिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो एक तो ये पार्ट है, दूसरा कौन सा पार्ट होगा, एक ये पार्ट हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ये आगे तक जा रहा है, दोनों साइड हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दोनों साइड हैं इसके, दोनों वॉल्स पे आगे तक ही है पूरा। तो मान लो मैंने एक रोप ली, एक रस्सी ली, उसको मैंने इस तरीके से फैला के रखा और एक को मैंने इस तरीके से करके रखा है, इस वाले उसमें रखा, इस डिज़ाइन में करके रख दिया। तो इतने कम एरिया में इतनी सी जगह पर कौन से वाली रोप को मैं ज़्यादा रोप रख सकती हूँ, ये तो बस मान लो 25 सेंटीमीटर ही आ पाएगी, और अगर मैं इस तरीके से करके रख रही हूँ तो ये 100 सेंटीमीटर भी आ सकती है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि देखो अब इंटेस्टाइन में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये, इस तरीके के स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर उसका फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ विलाई, विद द हेल्प ऑफ विलाई। ये विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बात की ना वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की, तो वो क्या है, ये विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। विलाई इज अ प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म इज विलस, इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। विलाई इज प्लूरल फॉर्म, क्योंकि एक इंटेस्टाइन में एक ही तो विलस नहीं होगा, बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विलाई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, विलाई का क्या फंक्शन होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। अब और क्या होता है, ये तो हो गया। इसमें क्या होता है, जो इसकी इसमें तो इतना ही हमें करना है, क्योंकि इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर हो गया, लेंथ काफ़ी लंबी होती है, उससे भी लंबी है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी है, बट वो इंटरेस्टिंग है कि उसका ल्यूमेन का जो एरिया वो कम है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में भी डिवाइडेड होती है, कौन कौन से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ 3
पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने ऐसा ही लिख दिया। तो ये 3 पार्ट कौन से हैं? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है, दूसरा होता है जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है तो अलग अलग उसके नाम हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। बेसिकली फंक्शन ओवरऑल यही है कि आपको वो हेल्प करती है कंप्लीट डाइजेशन में, और सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होता है विलाई की वजह से, जिससे कि वो क्या कर पा रहा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पा रहा है। तो इसमें मोस्टली जो फूड होता है, जैसे प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, सब कुछ सिंपल शुगर्स में डिवाइड कर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो जो सिंपल शुगर हो गया, जैसे ग्लूकोज या माल्टोज वगैरह, फ्रक्टोज, तो वो सब कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं। बाकी जो जैसे सॉल्ट वगैरह कुछ पार्ट रह जाता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बिना, या वाटर एब्जॉर्प्शन रह गया अगर थोड़ा बहुत, तो वो किस में जाके होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद करेंगे, बट इससे पहले, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से पहले हमें लिवर एंड पेनक्रियाज भी कवर करना है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पेनक्रियाज और लिवर का भी रोल होता है, क्योंकि वहाँ से इसमें डाइजेशन के लिए क्या आ रहा है, जूसेस आ रहे हैं, उसका सिक्रीशन आ रहा है। तो उस जैसे कि बाइल, मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि लिवर से बाइल का सिक्रीशन आ रहा है और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उसको हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से पहले हमें इसके बाद में लिवर और पेनक्रियाज भी कवर करना है। तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द लिवर एंड पेनक्रियाज कवर करेंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि डाइजेशन में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा ये। तो आज के लिए हमने क्या क्या किया, माउथ और बकल कैविटी किया, जिसमें हमने क्या किया है, माउथ और बकल कैविटी में हमने क्या पढ़ा है, कि टीथ के बारे में, टंग के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज होता है, एंजाइम होता है। उसके बाद ईसोफेगस के बारे में, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ा है। उसके बाद हमने स्टमक भी कवर किया है। स्टमक में हमने एसिडिक नेचर, पैप्सिन, म्यूकस, उनका फंक्शन, एसिडिक नेचर क्यों होता है, ये सब पढ़ा। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसी होती है, ये सब हमने स्टमक में कवर किया। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या क्या कवर किया कि उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, विलाइज होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए होते हैं, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है विलाई की वजह से। और क्या पढ़ा हमने, इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये सब हमने आज के पार्ट में कवर किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द लिवर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।